अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, किरान आसिफ हियर बैक विद अनदर वीडियो। और जो लोग नहीं जानते, आई एम दी ऑल पाकिस्तान टॉपर ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन सीनियर ऑडिटर एग्ज़ाम्स। इसके अलावा मैंने स्टेट बैंक के जो एग्ज़ाम्स हैं उसको 2 मरतबा क्वालिफाई किया है। 2 मरतबा मुझे जॉब ऑफर हुई है और 2 मरतबा मैं ज्वाइन नहीं कर सका। सो साथ साथ जनाब, मैं जो यंगस्टर्स हैं हमारे, उनको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स के हवाले से भी गाइड करता हूँ। और करियर काउंसलिंग के हवाले से भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपना फीडबैक, अपना इनपुट दे सकूँ। एंड स्पेशली जो स्टेट बैंक एग्जाम्स होते हैं उसके हवाले से मैं डिफरेंट वर्कशॉप्स भी ऑफर करता हूँ, और इसके अलावा भी मैं काउंसलिंग करता रहता हूँ। सो ये वीडियो मैंने बेसिकली 2 दिन पहले बनानी थी, लेकिन मौका नहीं मिला। और अच्छी बात है कि मैं नहीं बना सका, क्योंकि देयर आर सम अपडेट्स जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो इस वीडियो का टॉपिक क्या है? 2 चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है, या आप यूँ कह लीजिए एक मेन चीज़ डिस्कस करनी है। वो ये है कि इम्तिहान से 10 दिन पहले क्या करना है। ठीक है, दिस इज़ ऑल दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, बल्कि 2 मिलते जुलते सवालों के हवाले से एक अपडेट। वो ये कि जनाब, जो डेट थी वो थी 13 ऑफ अक्टूबर, जो कि अब रीस्केड्यूल हो गई है और वो चली गई है 20 ऑफ अक्टूबर पे। जो लोग इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलता, आपको वो अचानक अनाउंस कर देते हैं और आपको 4-5 दिन मिलते हैं, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो ये ऐसा है कि चूंकि वो शायद इस्लामाबाद में समिट होने वाला है, तो उसकी वजह से शायद फिर वो ऑफिस बंद होंगे, जाहिर बात है दूसरे सिलसिले होंगे, तो उस वजह से एनटीएस ने ये जो एग्जाम है उसको रीस्केड्यूल किया, एंड दे डिसाइडेड कि चलो अब हम 20th को एग्जाम लेंगे। तो सिर्फ ये स्पॉट्स रीस्केड्यूल नहीं हुआ और बहुत सारे हुए। अब मुझे इस हवाले से एक मैसेज आ रहा है, मतलब बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, और वो काफ़ी हद तक ऑनेस्टली मुझे अजीब भी लग रहा है कि यार हमें मैसेज क्यों नहीं आया, हमें मैसेज नहीं आया। भाई नहीं आया, ठीक है, एनटीएस को करना चाहिए था, नहीं आया। लेकिन आप इस चीज़ को जाकर वेबसाइट पे खुद तो वेरीफाई करो ना। तो वेबसाइट पर बड़ा क्लियर उन्होंने लिखा हुआ है कि टेस्ट हैज़ बीन रीस्केड्यूल्ड। ठीक है, तो ये जाके वेबसाइट पे वेरीफाई कर लें। अब दूसरी चीज़ ये आ रही है कि सर लेकिन हमारी रोल नंबर स्लिप पर तो अभी भी 13 आ रहा है। भाई रोल नंबर स्लिप एकदम तो अपडेट नहीं होगी ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो हो सकता है कि कुछ दिनों में ये रोल नंबर स्लिप आपकी अपडेट हो जाए और उसमें 13 की जगह 20 आने लग जाए। और अगर नहीं भी होता तो वैसे ही आपको पता है कि टेस्ट की लोकेशन हमारी ये है सेंटर हमारा ये, तो 20 को हमारा टेस्ट होना है। तो दिस इज समथिंग जो जिसके हवाले से आई थॉट कि आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब दूसरा सवाल जो मुझसे हो रहा है, मेरे इनबॉक्स में ना वबाल मच गया जी कि एक हफ्ता रह गया, क्या करें। ठीक है, और मुझे गुस्सा भी आता है, मैं बोलता भी हूँ, कभी कभी मैं नहीं भी बोलता। लेकिन बात यही है कि यार आप पहले कहाँ थे? एंड आई हैव बीन टेलिंग दिस फ्रॉम द डे वन सिंस यू आर ऑन दिस चैनल, आई थिंक यू नो कि यार अचानक टेस्ट अनाउंस होता है तो डेट का इंतजार मत करें। ड्यू डेट के फौरन बाद टेस्ट अनाउंस हो जाते हैं, और अभी फिर भी उन्होंने टाइम लिया है। ठीक है, तो ये तो आपकी खुशकिस्मती है कि ये जो हफ्ते का दिन टाइम था ये आपको 10 दिन में, 15 दिन में कन्वर्ट हो गया, बट स्टिल अब क्या करना है, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। देखिए, अगर आपके पाँच पाँच दिन होते, 10 दिन होते, 12 दिन होते, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वेरी लकी कि आपके पास इस वक्त अब 12 दिन है, कम कम बेश। ठीक है, इन 12 दिनों में क्या हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूँ। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें हो सकता है आपको रिपीटिव लगे, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं सिलेबस क्या है। 2-3 चीज़ें हैं, देख लीजिए। मॉडल पेपर आपको मिलेगा, आप जब रोल नंबर स्लिप्स के लिए जाएंगे और आप वेबसाइट को पे अपनी अपनी रोल नंबर स्लिप आप जहाँ से डाउनलोड करते हैं वहीं से आपको मॉडल पेपर भी मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा मॉडल पेपर पिछले सालों जैसा ही है, वही चीज़ें हैं। तो इंग्लिश है, और मैं हमेशा कह रहा था, मैं बार बार कह रहा था, मेरे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि क्वान्टिटेटिव होगा, मैंने बताया था कि नहीं होगा, तो वो नहीं था, एनालिटिकल है। और तीसरा, मॉडल पेपर के अंदर अंदर अगर आप देखो तो इन्होंने 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। जनरल नॉलेज अलग है, करंट अफेयर्स अलग है, और इकोनॉमी एंड बैंकिंग अलग है। ठीक है, पेपर में ये 3 अलग पार्ट्स नहीं होंगे। एक मेजर पोर्शन होगा 30 से 40 नंबर का, जिसमें इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, बैंकिंग, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि अगर हमारे पास सिर्फ 10 दिन है तो हम क्या कर सकते हैं। ये एडवाइस डिपेंड करता है अगेन आपकी स्ट्रेंथ्स पर और डिपेंड करता है आपके प्रीवियस एकेडमिक बेस पर, डिपेंड करता है आपके पास मौजूद टाइम पर। एक ऐसा बंदा जिसके पास टाइम नहीं है, ठीक है, जिस पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिसके पास टाइम है, जो 10 दिन जो फारिग बैठा हुआ है घर में है और उसके पास लगातार टाइम है, वो क्या कर सकता है। पहले आ जाता हूँ इंग्लिश पर। देखो, इंग्लिश के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, किताबों को छोड़ो। ये जो इंटरनेट पर मिल रही है, इतनी फजूल किस्म की, बेकार किस्म की किताबें मिल रही है, मैं देख के हैरान हूँ। मैंने एक आध देखा है, स्टेट बैंक के टेस्ट में इतनी चीज़ें दी हुई हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है आपसे, उसमें मैथ्स भी शामिल है।
यार ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको। बी फोकस्ड कि पेपर किस चीज़ पर आ रहा है। दूसरी बात, उसके अंदर जो करंट ये इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है वो अपडेटेड ही नहीं है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो भाई सीधी बात है, आपकी जो इंग्लिश है उसके लिए गेट जनरल की किताब लें। गेट जनरल की किताब लेंगे, इंग्लिश भी हो जाएगा और एनालिटिकल रीजनिंग भी हो जाएगा। अब ये प्रैक्टिस के लिए है, ये पढ़ने के लिए नहीं होती किताब है, ये सिर्फ अपने आप को टेस्ट करने के लिए होती है। एमसीक्यूज की किताबों का मकसद सिर्फ खुद को आजमाना होता है कि मैं कितना पानी में हूँ। सीखने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। आपको वोकेबलरी बिल्ड करनी है, और दुनिया जहान की वोकेबलरी बिल्ड नहीं होगी, जीआरई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, उनको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो प्लीज फोकस ऑन जीआरई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, फोकस ऑन वर्ड रूट्स, फोकस ऑन थिंग्स लाइक दैट, एंड दिस विल हेल्प यू इम्प्रूव। और फिर वही बात है कि ये आपकी ये टेस्ट इस चीज़ का इम्तहान है ही नहीं कि आपने 10 दिन में क्या किया, ये टेस्ट इस चीज़ का इम्तहान है कि आपने सारी उम्र क्या किया, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। एनालिटिकल के लिए मेरे पास कोई टिप नहीं है आपके लिए, मेरी सिर्फ एक ही टिप है कि यार एनालिटिकल में इंफॉर्मेशन को ब्रेक करना सीखो, रूल्स को ड्रॉ करना सीखो, उसको पिक्चराइज, उसकी मैपिंग करना सीखो, मैप्स में जो डिफरेंट कंडीशंस हैं उनको सिंथेसाइज करना सीखो, और फिर उसकी बेस पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। इट हैपन्स विद प्रैक्टिस। मेरे यूट्यूब पर एक वीडियो है एनालिटिकल रीजनिंग के वाले से, आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाया हुआ है, तो दैट कैन हेल्प। इसके अलावा जो जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स वगैरह है उसका भी कंटेंट मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठाएं, उसमें जो मेजर फिगर्स हैं उनको याद कर लें, ठीक है, जो ब्रॉड फिगर्स हैं। बजट मैं इनफैक्ट इसको मैं डिस्कस करना पिछली क्लास में भूल गया हूँ, लेकिन जो पिछले साल का इस साल का बजट आया 2024-25 का, उसके जो मेजर फिगर्स हैं ना, उसके जो मेजर सिलसिले हैं वो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। अगेन बजट के सारे फिगर्स याद ही करें, लेकिन जनरल पता हो कि यार फॉर एग्जांपल कोई नया टैक्स लग गया है तो वो हो, या तनख्वाहों में कोई कितने कितने परसेंट इजाफा हुआ है, 20% हुआ है, या कुछ इसमें भी जो मेजर हाईलाइट्स होती है ना वो थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए बजट के हवाले से, ठीक है। या पब्लिक सेक्टर, ये पब्लिक पीएसडीपी जो होता है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंदर कितना बजट एलोकेट हुआ है वो थोड़ा बहुत देख लें। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। अगेन ब्रॉड फिगर्स, मैं फिर कह रहा हूँ डीप नहीं जाना। इट्स नॉट अबाउट गोइंग डीप एंड स्टडी एवरीथिंग, यू कैन नॉट स्टडी एवरीथिंग, आपके पास ना टाइम है ना आपकी यादाश्त काम करेगी इतना। तो उसको ऊपर से देखो, उसका ओवरव्यू ले लो। इसके अलावा बैंकिंग के जो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको देखें। मैं फिर कह रहा हूँ आप निहायत बेवकूफ़ी का मुजाहिरा करेंगे अगर आप किसी किताब के ज़रिए आप करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करने की सोच रहे हैं, ठीक है। मैंने बार बार कहा है अपनी वीडियोस में कि जनरल नॉलेज जो है वो वेबसाइट्स के थ्रू होगा, वो इंटरनेट के थ्रू होगा, ठीक है। और उसके लिए ये नहीं होता कि कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है उस पर चले जाए हो जाएगा। गूगल करें, टॉपिक्स को देखें, थीम्स को देखें, उन थीम्स के ऊपर जैसे एक सवाल आप देख रहे हैं, डैम्स के ऊपर सवाल आ रहा है, तो जाएँ और एक मजमून ढूंढें पाकिस्तान के अंदर जो डैम्स हैं उनके ऊपर, फिर उस मजमून को पढ़ें, उस मजमून की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ब्रेक इन करें, उसके मैप्स बनाएं, और उसके नोट्स बनाएं, और उसको जो है अपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए तैयार करें, ठीक है। You cannot prepare an exam used by reading MCQs, ये जहन में रखें। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स आपने कब तक की पढ़नी, एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि फ्राइडे तक की पढ़ें, सिर्फ 2 दिन पहले एग्जाम की जी। क्योंकि मुझे याद है कि मेरा जब एक दफ़ा टेस्ट था तो शायद एक T20 का फाइनल खेला गया है मिसाल के तौर पर जुम्मे के दिन, ठीक है, और इतवार के दिन जो टेस्ट आया उसके अंदर सवाल ये था कि मैच किसने जीता, ठीक है। तो 2 दिन पहले के इवेंट जो थे वो आए हुए थे, तो टेस्ट का मतलब ये है कि बिल्कुल आखिरी दिन पे भी शायद अपडेट हो जाए, हु नोज। तो भाई यहाँ आपने इसको पढ़ना है। अक्सर एक सवाल आता है सर 6 महीने पहले करंट अफेयर्स, ओ नहीं भाई, आज से स्टार्ट करो। करंट अफेयर्स की खूबसूरती और उसकी टेक्निक ये होती है कि इसको, ये नहीं होता कि मैं जनवरी 2024 से लेकर अभी अक्टूबर 2024 तक के एमसीक्यूज पढ़ना स्टार्ट कर दूं, या मैं उसकी करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कर दूं। यू डोंट स्टार्ट फ्रॉम अ डेट एंड देन मूव फॉरवर्ड, यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड देन मूव बैकवर्ड। तो आपको अखबार पढ़ना है ना, तो आज 8 अक्टूबर का अखबार पढ़ो, फिर 8 अक्टूबर के बाद तो अखबार आप पढ़ते रहोगे, लेकिन 8 अक्टूबर अगर आपके पास टाइम है तो 8 अक्टूबर से पहले 7 पे चले जाए, फिर 5 पे चले जाए, फिर 2 पे चले जाए, बल्कि आप गैप थोड़ा बढ़ा दें। आप हर महीने की 15 तारीख का अखबार जो है ना वो पीछे की तरफ जाना शुरू कर दें। तो ये करंट अफेयर्स बैकवर्ड होते हैं, क्योंकि आज जो खबर आ रही है हो सकता है वो पिछली खबर की कंटिन्यूएशन हो। आज अक्टूबर में जो खबर है हो सकता है उसका ताल्लुक आज से 6 महीने पहले होने वाले वाक़ये के साथ हो, तो आज का अखबार पढ़ना उस 6 महीने के वाक़ये की खबर आपको दे देगा। तो दैट्स वाई करंट अफेयर्स हमेशा बैकवर्ड पढ़े जाते हैं, एटलीस्ट मेरे लिए तो ये है, आपकी मर्जी है।
तो अब इम्तिहान के आखिरी चंद दिनों में क्या करना है, देखो कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं आपको ब्रदराना मशवरा दे रहा हूँ, बहुत ही फ्रेंडली एडवाइस है। स्टूडेंट्स जब कांटेक्ट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि इसके पास भी होना है कि नहीं होना। क्यों? क्योंकि जिसको होश ही उस वक्त आ रहा है कि यार अभी 7 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, सिलेबस क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ा नहीं, कोई मसला नहीं, कोई बुराई है नहीं। आप बिजी थे, यू वर ऑन अ जॉब, यू वर कॉन्स्टेंटली अंडर बम्बार्डमेंट ऑफ वर्क एंड यू कुडंट डू इट, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन ऐसे बंदे को पता होता है कि सिलेबस क्या है। जिसको ये नहीं पता सिलेबस क्या है, उसका क्या करें। मेरे पास आ जाते हैं कि जी मुझे टिप्स दें। भाई मैं आपको क्या टिप्स दूं, मेरी मेरी वीडियोस में मैंने एक एक चीज़ खोल के एक्सप्लेन करके रख दी है यार। ठीक है, तो इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो मुझे बताएं। ठीक है, लेकिन वो चीज़ भी नहीं होती, बिकॉज अगेन वीडियोस देखने का तकल्लुफ कौन करे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं ना कहीं फेलियर का सबब बनती हैं। और उसकी फेलियर की वजह ये होती है कि ये स्टूडेंट्स फिर डिसहार्ट भी हो जाते हैं कि यार हमारे पास सिर्फ 5 दिन है, 10 दिन है, हम तैयारी नहीं कर रहे और हम फेल हो रहे हैं। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अगर मैं सिर्फ उन टेस्ट की तैयारी करता जिनमें मुझे पता था कि मैंने पास होना है, तो मैं कभी पास ना होता। उस टेस्ट में 2 दिन थे, 4 दिन थे, 6 दिन थे, मैंने तैयारी कर दी। अब भले ही मैंने इतने बड़े मार्जिन से फेल होना था, मैं अगर उस मार्जिन को कम करके मैं 30 की जगह 20 नंबर से फेल हो रहा हूँ तो दैट्स माई सक्सेस। तो यार इस टेस्टों की तैयारी ये नहीं होती कि बस डेडलाइन आ गई है तो पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। मुझे ये पता है ना पढ़ने का फ़ायदा है। ठीक है, तो इन्वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अपना टाइम उसको वेस्ट ना करें। ये मत देखिए कि 5 दिन रह गए, 8 दिन रह गए, 10 दिन रह गए। तैयारी करो यार, एक दिन रहता है ना, उस एक दिन को भी यूटिलाइज करो। इसलिए नहीं कि आपने इस टेस्ट में पास हो जाना है, वो पता है कि नहीं होंगे आप। लेकिन कल को जब अगला टेस्ट आएगा तो उसकी तो थोड़ी तैयारी होगी ना। तो एटलीस्ट इस चीज़ को देखकर तैयारी नहीं छोड़ी जाती है कि आपके पास टाइम कितना कम है, आपके पास एफर्ट जो है ना वो करने को कितनी ज़्यादा है। और ये मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। आपको लगता है कि चलिए इस टेस्ट की तैयारी नहीं है तो ये टेस्ट छोड़ देते हैं या इस टेस्ट को ज़रा कम प्रिपेयर कर दें क्योंकि टाइम नहीं है, फाइन। अगला टेस्ट आएगा ना, इससे उसके लिए भी आप तैयार नहीं होंगे। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट है। इससे पहले भी 100 टेस्ट आए थे, आप उनके लिए भी तैयार नहीं थे। क्योंकि तैयारी का ताल्लुक जो है वो एग्ज़ाम से पहले कितने दिन है आपके पास उससे होता ही नहीं है। ये सारी उम्र की मेहनत का निचोड़ होता है ये टेस्ट। आपको लगता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं हर किसी को स्कूल में कॉलेज में बिठा कर ये एनटीएस और ये एनआरडी का रीजनिंग और ये इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपने सारी उम्र पढ़ा है तो आपको आपकी रीडिंग कम्प्रहेंशन ठीक है, बेहतर है। तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से पिक कर लोगे। कोशिश सबको करनी है तो भाई आप उस कोशिश को करने को तैयार हो कि नहीं हो। और ये कोशिश 2 4 6 दिन में नहीं होती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये पॉसिबल ज़रूर हो जाती है। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन योर करंट कंडीशंस आपको अपनी एफर्ट करनी है एंड इट डजेंट मैटर कि आपके पास कितना टाइम है, पढ़ना तो स्टार्ट करो ना। ठीक है, एंड स्टॉप थिंकिंग कि यार राइट मटेरियल कोई मिल जाए, कोई अच्छे नोट्स मिल जाए, कोई अच्छी किताब मिल जाए। यार सारी किताबें भरी हुई हैं, आप चाहे किसी से भी पढ़ लें। मसला ये है कि उस किताब से आप क्या निकालते हो, दैट इज़ व्हाट डिपेंड वेयर इट मैटर्स द मोस्ट, राइट। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे होता है, और आई थिंक मेरी जो सबसे बड़ी कामयाबी का जो राज था ना वो ये था। ठीक है, वो ये है कि यार फोकस किस एरिया पे करें। सर इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, एनालिटिकल पे करें, या जनरल नॉलेज पे करें। मेरा जवाब ये है कि मैंने हमेशा से पहले जब भी कोई टेस्ट दिया तो मैंने वहाँ पे अपना एरिया देख लिया कि मेरा वीक एरिया कौन सा है। ठीक है, जैसे जब मैंने पहली बार ये मैंने स्टेट बैंक का टेस्ट दिया था, मैंने वो टेस्ट पास किया था। आई हैड अराउंड 84 मार्क्स, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा हो गया कि मैंने इंग्लिश और मैथ में बहुत अच्छा स्कोर लिया। जीके मेरी बहुत वीक थी। उसके बाद यूँ समझिए कि मैंने 1 साल ना जीके पे मेहनत की है। 1 साल इन अ सेंस कि मैं जॉब भी करता था सुबह से लेकर रात तक, तो जब जब टाइम मिलता था मेरा जीके का फोकस था, इंग्लिश का भी फोकस था कहीं ना कहीं। तो आपके लिए सबसे बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट जो है ना वो आपकी वीकनेसेस है। मैं ज़िंदगी में हर जगह पर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, दोस्तों को कहता हूँ, यार अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करो, उनको यूटिलाइज करो। एनटीएस के टेस्ट में बिल्कुल उल्टी एडवाइस है। ये देखो कि सबसे वीक एरिया कौन सा है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा वीक एरिया है वहाँ पर इम्प्रूवमेंट के सबसे ज़्यादा इम्कान है। तो हर किसी के लिए अलग एडवाइस होगी। इसका मतलब कि आपने अपने आप को ना थोड़ा सा एक मॉक टेस्ट देकर देख लो कि वेयर डू यू स्टैंड। मॉक टेस्ट अगेन इंटरनेट पर बेशुमार मौजूद है। आप किसी भी किताब को उठा लो, पास पेपर को उठा लो, वहाँ पे देख लो कि आपको कितने आंसर ठीक आ रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं।
अंदाज़ा हो जाएगा वेयर डू यू स्टैंड, राइट। और उसकी बेस पर यू गेट टू नो कि यार किन एरियाज़ पे मेहनत करनी है। लास्ट के 10 दिन में अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इंग्लिश एनालिटिकल, अगेन डिपेंड करता है आपकी वीकनेसेस पर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं करंट अफेयर्स को मैं साथ साथ देखता रहता और मैं जीके की तैयारी के बजाय मैं करंट अफेयर्स की तैयारी ज़्यादा करता, क्योंकि बाज़ औक़ात जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को भी करवाता हूँ, मैंने अभी भी अपनी वर्कशॉप्स के अंदर यही करवाया कि यार करंट अफेयर्स की खबर पढ़ो। करंट अफेयर्स में आपको एक चीज़ आ रही है कि जहाँ पे लिखा रहा है कि मलेशिया के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान का दौरा किया, तो उसमें कहीं न कहीं मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ मलेशिया का दारुल हुकूमत जकार्ता भी लिखा था, ठीक है? इंडोनेशिया है हमारा या जो भी है। तो वो इंडोनेशिया का हुकूमत है, मलेशिया का गालिबन कुआलालंपुर होगा, आई डोंट नो, आई डोंट इवन रिमेंबर नाउ। ओके, तो आपने क्या किया, आपने उस खबर में जो करंट अफेयर है आपने वैसे ही तैयार कर लिया कि अच्छा यार वो मलेशिया के वज़ीर आज़म आए थे, ये था और अभी फ़लानी दिन में फ़लाना समिट हो रहा है। लेकिन उस खबर के अंदर पढ़ते हुए आपको बाज़ औक़ात जनरल नॉलेज की चीज़ें मिल जाती हैं। तो करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन में आपको मदद देगी, तो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसके अलावा अगेन देयर आर वेरी गुड स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। मैं अपने स्टूडेंट्स को वर्कशॉप्स के अंदर मैं माइंड मैप्स करवाता हूँ। मैंने पूरा जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है ना, वो एक माइंड मैप के अंदर समराइज करके दे दिया अपने स्टूडेंट्स को, ठीक है? कि यार ये एक डायग्राम है, ये पिक्चर जो है ना, इसको किस तरीके से याद कर लो ना, इसको याददाश्त में बिठा लो, तो ये जो दरख्त है ना, इसके अंदर आपकी सारी इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान छुपी हुई है। तो अपने नोट्स बनाने के बजाय पूरे लंबे लंबी वो करने के बजाय आप माइंड मैप्स में डाटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दें। दिस इज समथिंग दैट विल रियली हेल्प यू, स्पेशली इफ यू हैव ओनली 10 days लेफ्ट, ठीक है? दिस इज़ इट। इसके अलावा ये है कि अगेन दिस इज़ जो जो वर्कशॉप है मेरी, आई थिंक दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल एंड आई एम नॉट सेइंग इट ओनली बिकॉज दिस इज़ माय वर्कशॉप, लेकिन ये कि वो बाकायदा डिज़ाइन ही एग्जीक्यूटिव्स के लिए हुई है जो बेसिकली पढ़े लिखे हैं, जो मेहनती हैं, लेकिन जिनके पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आपको सिर्फ सही डायरेक्शन की ज़रूरत है, आपको यू जस्ट नीड टू पुट सम एफर्ट एंड यू कैन पुट दैट एफर्ट, लेकिन आपको ये अंदाज़ा नहीं कि कहाँ से वो एफर्ट स्टार्ट करें और किन चीज़ों पे स्पेसिफिकली फोकस करें और कैसे उस स्मार्ट वर्क की टेक्निक्स को यूज़ करें, तो दैट वर्कशॉप कैन बी रियली हेल्पफुल। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग इट क्योंकि वो मेरी वर्कशॉप है और मुझे जो है कोई उसको प्रमोट करने से कोई बहुत ज़्यादा माली तौर पर मैं फ़ायदे उठा रहा हूँ, लेकिन दिस इज़ समथिंग दैट इज़ particularly designed for the people जो कि जॉब्स पर है, ठीक है? तो दिस इज समथिंग दैट कैन रियली हेल्प यू, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट यू कैन डेफिनेटली इनरोल। और पहले आपके पास फॉर एग्जांपल 5 दिन थे, अब आपके पास 12 दिन है, एंड आई थिंक यू कैन यूटिलाइज द वर्कशॉप मच मोर इफ यू हैव 12 days rather than just 5 days। ओके, दिस इज इट। एक आध और सवाल जो मुझसे हो रहा है वो ये है कि अगेन थोड़ी नाइविटी है इस हवाले से कि ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है? अच्छा सर, कराची में जाना मस्ट होगा? बिल्कुल, ये साफ लिखा हुआ है कि ये जॉब जो है ये कराची की है, तो आपको कराची सेटल होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसको आपको जहन में रखना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। तो मैं फिर समराइज़ कर रहा हूँ, आपने सिलेबस में इंग्लिश एनालिटिकल और जीके को पढ़ना है। करंट अफेयर्स को आज की डेट से पढ़ना स्टार्ट करें, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ें। इंग्लिश के लिए आप वर्ड रूट्स, जीआरई, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स और रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इनके ऊपर गौर करें। बहुत ज़्यादा एनालॉजीज के ऊपर गौर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक वोकैबुलरी नहीं आती होगी, एनालॉजीज वैसे भी नहीं होंगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वैसे भी नहीं होंगे। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद ना करें, वोकैबुलरी याद करें। और फॉर एनालिटिकल रीजनिंग अगेन गेट जर्नल की बुक, फॉर इंग्लिश अगेन गेट जर्नल की बुक। जो थर्ड सेक्शन है उसको इंटरनेट से करना है, ठीक है? और उनको प्रिपेयर करने के लिए अगेन माइंड मैप्स बनाना सीखें, इंटरनेट पे जाके देख लें हाउ टू मेक माइंड मैप्स, और वो माइंड मैप्स के अंदर अपने नोट्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जब रिवीजन के लिए कल को बैठोगे ना, तो इतना थता नहीं होगा कि समझ नहीं आएगा कि रिवाइज कहाँ से करें, ठीक है? रिवीजन भी तो एक आर्ट है ना, तो वो रिवीजन के लिए वो माइंड मैप्स आपको बहुत हेल्प देते हैं। और ज़ाती तौर पर अभी जब हमने इस वर्कशॉप में ट्राई किया है, तो मैंने पहली बार माइंड मैप्स के थ्रू इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान कवर करवाया है, एंड आई पर्सनली फील कि मैंने काफ़ी बेहतर जॉब की है कंपेयर टू माई प्रीवियस कोर्सेज जहाँ पर मैं स्लाइड्स यूज़ कर रहा था या जहाँ पे मैं बेसिकली सिर्फ लिख रहा था। सो माइंड मैप्स को यूज़ करना स्टार्ट करें, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू सून।